नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भारत के विदेश मंत्री चीन में हैं, चीन का दौरा किया, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, शी जिनपिंग से भी बात हुई, लेकिन एक सवाल जो सामने आया है, चाहे हम IMF 2025 की रिपोर्ट देखें, उसमें यह है कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो उसका जो वृद्धि दर है वो घट रहा है, चीन की अर्थव्यवस्था घट रही है। भारत की अर्थव्यवस्था और चीन की अर्थव्यवस्था में कितना अंतर है, चीन की अर्थव्यवस्था क्यों घट रही है, दुनिया के टॉप 5 देश कौन से हैं जिनकी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा मजबूत है और चीन की अर्थव्यवस्था कम होने के पीछे के कारण क्या है, भारत की मार्केट में चीनी प्रोडक्ट्स कैसे हावी रहते हैं, किस तरह से चीनी प्रोडक्ट्स भारत की मार्केट में आते हैं, भारत के कौन कौन से प्रोडक्ट चीन में हैं, आयात निर्यात भारत और चीन के बीच कैसा है। तो चलिए लगाते हैं दूरबीन और सभी सवालों के जवाब जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी, जो कि व्यापार के जो मुद्दे होते हैं, व्यापार की जो नीतियां होती हैं उन पर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं। तो वरुण, सबसे पहला सवाल ये कि एक तो भारत के विदेश मंत्री की चीन में यात्रा चल रही, दौरा चल रहा है, उसमें कई तरह के मुद्दे सामने आए, कई बातें हुई, उस दौरे से अब व्यापारिक संबंध पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, बेशक हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान भारत के लिए हमेशा गलत सोचता है, गलत चाहता है। तकरीबन यही स्थिति चीन के साथ भी है। इसके बाद भी हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। हमें कुदरत की तरफ से ये मिला हुआ है कि हम पाकिस्तान और चीन के बीच में ही हमें रहना है। यहाँ पर आप देखिए कि जो व्यापार संबंध हैं भारत के, पाकिस्तान के, चीन के, खासतौर पर आपने पूछा चीन के साथ, तो हमारे संबंध अनादिकाल से चलते आ रहे हैं, आदिकाल से चलते आ रहे हैं। और जो चीन का सिल्क रूट है वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। भारत के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं, आप देखिए पुराने ज़माने से देखिए को उनके जो चीनी यात्री हैं, चाहे हुएनसांग की बात करें, चाहे आप कन्फ्यूशियस की बात करें, तमाम भारत के साथ उनके रिश्ते रहे हैं। चाहे हम देखें कि भारत की तरफ से बोधि धर्मा वहाँ पर गए, उनके लोग यहाँ आए, हमारे लोग वहाँ गए, ये हमेशा से ये चलता रहा। उस ज़माने में ये यात्राएं ज्ञान को लेकर भी थीं, ये यात्राएं व्यापार को लेकर भी थीं, और एक अच्छा व्यापारिक संबंध भारत और चीन के बीच में लंबे वक्त से रहा। अब जो हम 2025 में खड़े हैं, भारत और चीन के बीच जो संबंध हैं आगे भी व्यापार के चल भी रहे हैं, चलते भी रहेंगे, लेकिन चीन अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश मानता है और वो चाहता है कि उसके इस मानने को दुनिया भी मान्यता दे दे। मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड जिस तरह से वो है, और दुनिया इसे मान ले कि नहीं, अब तो आप नंबर 1 हो गए। अच्छा, अमेरिका और चीन के नंबर 1 की जब बात आती है तो अमेरिका और चीन का जिक्र होता है। अमेरिका इस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरे नंबर पर चीन है। क्या दोनों में अंतर? हालांकि जैसे जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें यह है कि चीन करीब 19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और अमेरिका करीब 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, यानी जो 10 ट्रिलियन डॉलर का अंतर है अमेरिका और चीन के बीच में, उसको किस तरह से चीन चाहता है कि वो अमेरिका को भी बीट कर दे? क्या उसकी स्ट्रेटजी है? और अर्थव्यवस्था तो चीन की अभी डाउन हो रही है हालांकि। जी, देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो वो चाहता है कि वो दुनिया में नंबर 1 हो जाए, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे और कोई क्षेत्र हो, चीन हर चीज़ में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। आप देखें, वो अमेरिका से खुद को कभी उसने कम नहीं समझा। अमेरिका की तरफ से या किसी दुनिया के किसी दूसरे देश की तरफ से अगर एक चंद्र मिशन जाता है तो इधर चीन भी अपना एक चंद्र मिशन लॉन्च कर देता है। हाल ही में आपको ध्यान होगा कि चीन ने चांद के अंधेरे हिस्से में भी अपने यान उतारे थे, और केवल ये साबित करने के लिए कि हम ये कर सकते, हम किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। समंदर की गहराइयों में जाने की बात हो, समंदर में केबल बिछाने की बात हो, आप कोई विषय ले लीजिए दुनिया का, कोई विषय दुनिया का, चीन हमेशा हर विषय में यह चाहता है कि मेरी सर्वश्रेष्ठता यहां सिद्ध हो जाए, भागीदारी दिखती है। खैर, हम यहां बात इकोनॉमी की कर रहे हैं, हम बात भारत और चीन की कर रहे हैं मृत्युंजय। तो यहां पर एक बात यह भी है कि जो चीन की जीडीपी है, जो चीन की अर्थव्यवस्था है और जो भारत की अर्थव्यवस्था है, दोनों के बीच में एक बड़ा फासला है।
चीन निर्विवाद रूप से नंबर 2 पर है। भारत अब टॉप 5 में अपने पायदान को आगे ऊपर की तरफ बढ़ा रहा है, चौथे नंबर पे। बहुत जल्द हमें लगता है कि भारत जो है यहाँ जर्मनी को पीछे करेगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। नंबर 1 पर अमेरिका है, जैसा आपने बताया। हमारे जो दर्शक हैं, जितने भी जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो इस बात को जरूर समझ लें कि चीन 2 तरीके से अपने नंबर बढ़ाता है। एक वो नंबर जो दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं, और एक वो नंबर जो उसको असलियत में उसे पता होते हैं कि ये नंबर हैं। चीन के तमाम शहर ऐसे हैं जिनको घोस्ट सिटी कहा जाता है। चीन दुनिया से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको छुपा लेना चाहता है। चीन ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, बेशक वहाँ कुछ बन नहीं रहा था, लेकिन उसने वहाँ लाइट की सप्लाई ऑन करके रखी ताकि वो ये दिखा सके कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ है। चीन ने बहुत सारे घोस्ट टाउन बना दिए, घोस्ट सिटीज़ बना दी, ताकि लोगों को लगे कि इनके यहाँ निर्माण कार्य हुए हैं, इनके यहाँ इतने घर बने हैं। आप चीन के गांव में जाके देखिए, मुझे लगता है भारत के गांवों से भी बदतर हालात हैं चीन के गांवों के। आप केवल बीजिंग या शंघाई को देख के पूरे चीन का अनुमान नहीं लगा सकते। आपको उसके लिए आपको जाना पड़ेगा किसी बहुत दूर दराज के छोटे से गांव में, और तब आप देखें कि चीन का जो आम इंसान है, एक चाइनीज नागरिक, वो किन हालातों में जी रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो शी जिनपिंग है और उनकी जो सनक है, उनका जो आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाने का उनका तरीका है, उस तरीके से वो बार बार इस बात को साबित करना चाहते हैं कि जो चीन है वो दुनिया का सिरमौर है और वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। चीन अपने पीछे क्या कुछ छुपा रहा है जो दिखाता नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो अभी रिपोर्ट है, जो दुनिया को दिखाने वाली रिपोर्ट है, वो ये बताती है 2025 की जो दूसरी तिमाही है, उसमें चीन की जो जीडीपी है वो 5.2% रही है। डुअल सर्कुलेशन नीति और सिम्युलटस पैकेज, ये चीन का ग्रोथ का इंजन रहा। एक्सपोर्ट ग्रोथ बनाम डोमेस्टिक डिमांड की एक कमजोरी रही। रियल एस्टेट का संकट रहा, डिफ्लेशन का खतरा रहा। शी जिनपिंग की जो रणनीति है वो ऑटोमेशन, चिप इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये रही है। और अगर आप भारत की अगर बात करते हैं तो यहाँ भारत की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। जो रिपोर्ट हमारे पास में है वो हमें ये बताती है कि वैश्विक तनाव, व्यापारिक अनिश्चितताओं के बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2026 में वृद्धि दर भारत की 6.5 रहेगी। और जो मानसून इस बार काफी अच्छा रहा है, इस मानसून से भारत को फायदा होगा, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था उसको माना जाता है। और ये माना जाता है कि अगर भारत का किसान समृद्ध है, भारत का आम आदमी समृद्ध है, तो भारत समृद्ध है। बावजूद इसके कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ये बार बार कहा जाता है कि चुनिंदा औद्योगिक घरानों के हाथ में है, उसके बावजूद इस चीज को अगर हम मान लें तो कोई गुरेज ना होगा कि भारत गांवों में बसता है। बिल्कुल वरुण, एक सवाल बीच में ये है कि जिस तरह से हम भारत के आम आदमी की बात कर रहे हैं, वही आम आदमी जहां जो चाहे और अनचाहे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से चीन के प्रोडक्ट यूज कर रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो पता ही नहीं है कि इंडिया की मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट है। हम छोटी सी सुई की भी बात करें तो वो भी मेड इन चाइना भारत की मार्केट में बिक रही है, और एक तरफ हम चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार भी करते हैं। किस तरह से पहचान की जाए भारत की जो मार्केट है, क्योंकि अर्थव्यवस्था मार्केट के ऊपर डिपेंड रहती है। अगर चाइना से वो चीज़ें आ रही हैं भारत में, किस तरह से लोग उसे पहचाने कि ये प्रोडक्ट चाइना के, भारत की मार्केट में कितनी भागीदारी है चाइना की, और चाइना की मार्केट में भारत की कितनी भागीदारी है? देखिए, दोनों तरफ से आयात और निर्यात होता है। भारत की ऑब्वियसली बहुत बड़ी जो मार्केट है वो चाइना के अंदर में नहीं है। भारत बहुत ज़्यादा निर्यात नहीं करता है, जितना हम आयात करते हैं उससे बहुत कम हम निर्यात करते हैं चाइना को, अगर हम केवल चाइना के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। यहाँ पर आपका एक सवाल ये है कि हम उन सामानों को कैसे पहचानें, तो बहुत से सामान पे लेबल लगा होता है, बहुत से सामान पे लेबल नहीं होता, उन्हें पहचानना संभव नहीं है। हाँ, मैं आपको यहाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि भारत ने क्या किया कि चाइनीज़ प्रोडक्ट भारत में न बिकें। भारत ने क्या किया कि चाइना के जो ये नीति है कि अपना माल भारत में डंप कर दो, इससे हम बच पाएँ। देखिए, भारत ने सबसे पहले मेक इन इंडिया एक स्कीम शुरू की, भारत ने PLI स्कीम शुरू की, भारत ने सब्सिडी देना शुरू किया ऐसे उद्योग धंधों को कि जो
हमारे देश को एक नए टेक्नोलॉजी ड्रिवन राह पर लेके जाएंगे। आज आप देखिए कि भारत के अंदर क्या बन रहा है, भारत के अंदर एप्पल के आईफोन बन रहे हैं। लोग, पूरी दुनिया चाइना प्लस वन की नीति पे आ गई है। चाइना प्लस वन की नीति क्या है कि ठीक है, हम अपना सामान चाइना में बनवाते हैं, लेकिन हमें एक देश और चाहिए जहां हम अपना सामान बनाएं, क्योंकि चाइना हाथ खींच ले, हाथ न भी खींचे मृत्युंजय, अगर जिस रेट पे आज वो सामान बना रहा है, अगर कल को इस क्षेत्र में उसका एकाधिकार होता है, मोनोपली होती है, तब वो उसके रेट बढ़ा सकता है और आप कुछ कह नहीं पाएंगे। अगर आप सोचिए कि उसने रेयर अर्थ मैग्नेट के साथ किया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि भारत, उन जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी देश हैं, उनको भारत एक मुफीद देश लगा। वो देश बांग्लादेश नहीं था, वो देश पाकिस्तान नहीं था, वो देश नेपाल नहीं था, वो देश श्रीलंका नहीं था, वो देश भारत था। भारत इसलिए था क्योंकि भारत के पास आज दुनिया की बेहतरीन मैन पावर है, भारत के पास आज युवा लोग हैं, और भारत उन्हें एक संभावनाओं से भरा हुआ देश लगता है। तब क्या हुआ, चाइना प्लस नीति, प्लस वन की जो ये नीति थी, एप्पल के प्रोडक्ट आज भारत में बन रहे हैं, फॉक्सकॉन के जरिए ये बन रहे हैं, बाकी अन्य कंपनियों के जरिए बन रहे हैं, और ये बनेंगे भारत में, बिकेंगे पूरी दुनिया में। भारत तो एक मार्केट है ही, ये एक बड़ा फायदा होता है। सैमसंग वो भारत के लिए प्रयास कर रहा है कि ठीक है भाई, मैं भी अब भारत में ही अपने फोन बनवाऊंगा, क्योंकि भारत में बने फोन न केवल क्वालिटी में अच्छे हैं बल्कि मुझे सस्ते भी पड़ते हैं। तीसरी चीज, सेमीकंडक्टर। हमने ये देखा कि चीन ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर अपना पूरी तरह प्रभुत्व जमा लिया। सेमीकंडक्टर चाहिए अमेरिका को भी, सेमीकंडक्टर चाहिए कोरिया को भी, ताइवान को भी, तमाम देशों को चाहिए सेमीकंडक्टर। और केवल अगर चीन ही इसका सप्लायर हो तो ये बात ठीक नहीं है, ये सप्लाई चेन के लिए पूरी तरीके से खतरे वाली बात है। तब भारत सरकार ने PLI स्कीम के तहत सेमीकंडक्टर के निर्माण पर सब्सिडी देने का प्लान किया, और उसका फायदा यह हुआ कि अब बहुत वो दिन दूर नहीं है, भारत के अंदर ये सेमीकंडक्टर बनेंगे। आप अब आ जाएं रेयर अर्थ मैग्नेट और रेयर अर्थ एलिमेंट पर, अब वो भारत के अंदर बनेंगे। आप आ जाएं फर्टिलाइजर को लेकर, तो जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है जिसको हम WSF कहते हैं, वो अब भारत के अंदर बनेंगे। तो ऐसी तमाम चीजें जहां भी भारत को ये लगा कि हमें अपनी नीति को यहां बदलने की आवश्यकता है, आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, वहां भारत ने इस चीज को ये आत्मसात कर लिया है कि अब हमें आत्मनिर्भर इस चीज को लेकर बनना है। रिपोर्ट हमें यह बता रही हैं कि जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो ठीक है, वो थोड़ा बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन ये कागजों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जो खर्च प्रोत्साहन है उसके लिए चाइना की सरकार बहुत कुछ कर रही है। चाइना की सरकार अपने लोगों को पैसा दे रही है कि भाई खर्च करो। चाइना की सरकार ने ये देखिए, यहाँ जो रिपोर्ट हमारे पास अमर उजाला की है वो हमें बताती है, इलेक्ट्रिक कार, एयर कंडीशनर और अन्य सामान खरीदने के लिए चाइना की सरकार सब्सिडी दे रही है। इससे फैक्ट्रियों को राहत मिलती है, जो कीमत युद्ध और जरूरत से ज्यादा क्षमता की वजह से घाटे में चल रही थी, उनको राहत मिलती है फैक्ट्रियों को। कुछ शहरों में यह योजना इतनी लोकप्रिय हो गई कि सरकारी कोष पर दबाव पड़ गया, यानी कि लोग सरकार से पैसा ले रहे हैं, AC खरीद रहे हैं, बाकी सामान खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हैं। सरकार यदि सब्सिडी दे रही है तो इससे बेहतर क्या बात है। अब जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स है उसने ये बताया कि पूरे साल के अनुमान को 4.3% से बढ़ाकर 4.7% कर दिया गया है। अमेरिका के टैरिफ कुछ समय के लिए 145% तक पहुंच गए थे। इसके बावजूद भी चाइना की अर्थव्यवस्था बढ़ती दिखाई दे रही है। माना जा रहा था ड्रैगन डगमगा जाएगा, लेकिन चीन ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। एक सवाल ये है कि अमेरिका के टैरिफ का बार बार जिक्र होता है, चीन का और अमेरिका का भी विवाद रहता है, दोनों एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगाया भी चीन पे, डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे बयान भी दिए। तो ये जो चीन की अर्थव्यवस्था डगमगाती हुई, संभलती हुई नज़र आ रही है, क्या अमेरिका के टैरिफ का, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ का ऐलान किया, उसका भी कुछ असर यहाँ पड़ा? देखिए, हाँ, मैं इसको कहूँगा कि हाँ, कुछ असर तो होता है। ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका इस बात को जानता है कि चीन को हल्के में नहीं लिया जा सकता, और अमेरिका इस बात को भी जानता है कि चीन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो सुपर पावर बनने की हैं, वो अमेरिका को पीछे धकेल के नंबर 1 की कुर्सी पे बैठने की हैं। और अभी तक आप देखें कि दुनिया के जितने बड़े झगड़े होते हैं वहाँ अमेरिका ही एक
सरदार बन के पहुंचता है ना, लीडर बन के पहुंचता है पंचायत कराने। लेकिन अगर अमेरिका उस कुर्सी पे हो ही ना तो क्या होगा? तो यकीनन चीन का वहां दबदबा होगा और अमेरिका इस बात को नहीं चाहेगा। तो अमेरिका पूरी दुनिया में उस तरीके की घेराबंदी करना चाहता है, जियोपॉलिटिक्स को उस तरह से पलटना चाहता है कि जहां चीन हमेशा नंबर 2 पर ही रहे और अमेरिका नंबर 1 पर ही रहे। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं मृत्युंजय, जो ये बता रहे हैं कि भारत की जो ग्रोथ रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है। महंगाई दर में हमारे यहाँ गिरावट हुई है, ब्याज दरों में हमारे यहाँ राहत हुई है, मानसून जो है वो मजबूत रहा, सरकार का पूंजीगत व्यय जो है वो भी कम हुआ, यानी सरकार का खर्चा कम रहा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये बताते हैं कि भारत सरकार का आत्मविश्वास यहाँ दिखाई दे रहा है। ग्रामीण मांग में सुधार हुआ है, निजी निवेश हमारे यहाँ बढ़ रहा है। भारत, गोल्डमैन सैच्स की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत बन सकता है। जीसीसी यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का इसमें बड़ा रोल रहेगा। एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इसमें बड़ा रोल रहेगा। रोजगार, शिक्षा और तकनीकी क्षमताएं जो भारत की हैं वो वाकई बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। भारत की जो जनसंख्या है वो ग्लोबल लेवल पर उसका डंका बज रहा है कि हमारे पास में काबिल इंजीनियर हैं, हमारे पास काबिल डॉक्टर हैं, हमारे पास काबिल पेशेवर हैं। इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। रियल एस्टेट में चीन पिछड़ता दिख रहा है, उपभोक्ता खर्च में चीन पिछड़ता दिख रहा है, जबकि भारत की जो ताकत है वो मजबूत घरेलू मांग बनी हुई है। चीन की सरकारी सेंसरशिप है और डेटा पूरा का पूरा वो चीन से आ नहीं पाता, जबकि भारत का जो डेटा है वो पूरी तरीके से पारदर्शी है और तमाम जो दुनिया की एजेंसियां हैं, बड़ी एजेंसियां, वो उस डेटा का अध्ययन कर ये बात बताती हैं कि भारत लगातार विकास की राह पर चल रहा है। निवेशकों का जो मूड है, जो मार्केट का सेंटिमेंट है, वो भारत के पक्ष में हमें दिखता है और हम ये मानते हैं कि अगले 1 दशक में भारत, मुझे लगता है कि चीन को बहुत मजबूती के साथ चुनौती देता हुआ दिखाई देगा। यहां पर एक बात हमें यह भी पता चलती है कि जो चीन की जीडीपी रिकवरी की हम बात कर रहे हैं, इसको ये एक तरीके का एक चालाकी है चीन की, ये एक टेक्निकल रिकवरी है, क्योंकि चीन ने एक रणनीति अपनाई। उसने ब्याज दरों में कटौती की, निर्यात पर सब्सिडी दी, एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी निवेश किया, घर खरीदने वालों को टैक्स में छूट दी। लेकिन ये सब जो उपाय हैं वो डिमांड को नहीं, डेटा को बेहतर बनाने के लिए किए गए। रियल एस्टेट सेक्टर वहां अब भी संकट में है, बिल्डर वहां अब भी दिवालिया हो रहे हैं, उपभोक्ता खर्च वहां अब भी कमजोर है, डिफ्लेशन का खतरा वहां अब भी मंडरा रहा है। लेकिन इसका जो निर्यात है चीन का वो इस बार भी शानदार रहा। खासतौर पर साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप में चीन ने काफी सामान अपना बेचा। अमेरिका से व्यापारिक तनाव है, जो बात आप कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी चीन का जो सामान का निर्यात है अमेरिका और बाकी देशों में वो होता रहा। बिजनेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। अब आप देखिए, भारत के जो आर्थिक सलाहकार परिषद है ईएसी पीएम, इसके चेयरमैन है एस महेंद्र देव। उनका एक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि भारत FY26 में भारत की जो विकास दर है 6.5 रहने वाली है। भारत में महंगाई कम होगी क्योंकि जून 2025 में हम देखते हैं CPI 2.1% पर रही। हमारे यहाँ खाने पीने की जो चीजें वो काफी हद तक हमने उनकी महंगाई पर काबू पा लिया है। ब्याज दरों में हमने 3 बार कटौती की, रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी बढ़ा दी, कर्ज सस्ता हो गया, निवेश बढ़ गया भारत में और लगातार दूसरी कंपनियां भारत की, दुनिया की, वो भारत में आके अपना व्यापार करना चाहती हैं, क्योंकि भारत में हम देखते हैं न केवल कानून व्यवस्था की स्तर पर आप देखिए, क्षेत्रीय लेवल पर आप देखिए, मुख्यमंत्रियों के स्तर पर आप देखिए, प्रधानमंत्री के स्तर पर आप देखिए, केंद्रीय मंत्रियों के स्तर पर आप देखिए, चौतरफा निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, रेलवे की बात करें, ईवी सेक्टर की बात करें, खेती की बात करें, ग्रामीण आय की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, कंज्यूमर गुड्स की बात करें, लगातार घरेलू मांग भारत की ये बताती है कि भारत तरक्की की राह पर बढ़ता हुआ मुझे दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण, और आपके मुंह में घी शक्कर। भारत जितना आगे बढ़ेगा, अग्रसर रहेगा। आप लोगों को क्या लगता है, इस पूरी जानकारी को जानने के बाद, समझने के बाद, भारत और चीन के बीच जो संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया, जो प्रयत्न किया गया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? चीन और अमेरिका के बीच जो प्रतिद्वंदिता है, जो कंपटीशन है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और हाँ, भारत के विदेश मंत्री ने चीन में कहा है
कि प्रतिद्वंदी होना अलग चीज़ है, लेकिन प्रतिद्वंदिता संघर्ष में नहीं बदलनी चाहिए। क्या लगता है आपको एस जयशंकर के इस बयान पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।